आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों भारत पाक संघर्ष 1965 का अगला भाग। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग बच्चों पढ़ चुके थे 1965 के युद्ध में भारतीय वायुसेना की भूमिका। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस युद्ध को समाप्त करने में जो समझौता हुआ, समाप्त होने के बाद उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो है ताशकंद समझौता। बच्चों ताशकंद जो है ये कहाँ पे है? सोवियत संघ में। उस समय भारत और पाकिस्तान की स्थिति ऐसी तनावपूर्ण हो गई थी कि दोनों ही एक दूसरे के यहाँ जाना नहीं चाहते थे, ना तो भारत ना ही पाकिस्तान। दोनों को इतनी एक दूसरे से घृणा हो गई थी कि ना तो भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाने के लिए तैयार थे, ना ही पाकिस्तानी हुक्मरान भारत आने के लिए तैयार था। ऐसी स्थिति में उस समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री सोवियत नेता कोसिजिन ने अपने यहाँ दोनों को बुलाकर, बिल्कुल जैसे मध्यस्थता जिसको बोलते हैं बच्चों, तो मध्यस्थ के रूप में उन्होंने ताशकंद समझौते को कराया था, जिसमें सोवियत संघ मध्यस्थ बना। ठीक है, तो ताशकंद कहाँ पे है आप लोग समझ गए होंगे, ये सोवियत संघ में है। चलिए देखिए, ये समझौता जो है भारतीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री एवं पाक राष्ट्रपति जनरल अयूब खां के बीच 10 जनवरी 1966 को संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? ताशकंद में। ताशकंद कहाँ पे है बच्चों? सोवियत संघ में। ठीक है, इसमें जो प्रयास किए थे दोनों को एक मंच पर लाने का, वो थे सोवियत नेता कोसिजिन। स्थान ताशकंद, सोवियत संघ। दोनों में निम्न बातों पर सहमति हुई। अब देखिए इसमें सहमति किन बातों पे हुई, दोनों में समझौता क्या हुआ। पहला नंबर, दोनों राष्ट्र प्रयास करेंगे क्या? अच्छे पड़ोसियों के संबंध निर्मित करेंगे। दोनों राष्ट्र अच्छे पड़ोसियों के संबंध निर्मित करेंगे। और दूसरा इन्होंने किया, विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। और बल का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात दोबारा लड़ेंगे नहीं। बच्चों समझौते तो उसी तरह है जैसे घर पे समझौते होते हैं ना। अब दोनों लोग साथ साथ रहिएगा, जो भी मसला होगा शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाइएगा। दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, अर्थात बल प्रयोग नहीं करेंगे। और युद्ध विराम शर्तों का पालन, 5 अगस्त 1965 वाले स्थान पर सैनिकों की वापसी। शर्त का मतलब 5 अगस्त 1965 वाले स्थान पर वापसी। बच्चों यही एक जो है समझौता ऐसा था जिसने भारत की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अर्थात इतना सारा युद्ध हुआ, इतने सैनिक गंवाए गए, इसका कोई परिणाम, कोई लाभ भारत को नहीं मिला। ठीक है बच्चों, हाँ, दुनिया में भले भारत की एक अच्छी छवि बनी कि बहुत सज्जन प्रवृत्ति का है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है, लेकिन राजनैतिक दृष्टि से ये एक प्रकार की हमारी भूल थी। ठीक है, और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बच्चों सोवियत संघ की बात थी, सोवियत संघ की बातों को भारत ने मान लिया, क्योंकि सोवियत संघ जो है भारत का एक अच्छा मित्र साबित हुआ था। और सोवियत संघ का विचार था कि अगर हम दोनों को इस एक मंच पर लाकर समझौता कराने का प्रयास करेंगे या समझौता करा देंगे, तो हो सकता है पाकिस्तान जो है वो भी अमेरिका के एहसानों को भूल जाए और साथ में सोवियत संघ के एहसानों को याद करता हुआ शांतिपूर्ण ढंग से रहे, लड़ाई ना करे और अपने यहाँ किसी भी अमेरिकी सैनिक अड्डे को निमंत्रण ना दे। ऐसा विचार था सोवियत नेता कोसिजिन का। देखिए, आंतरिक मामलों में एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करेंगे और मैत्रीपूर्ण संबंधों वाले प्रचार को प्रोत्साहन देंगे। दोनों अर्थात एक दूसरे के प्रति मित्रता का व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। राजनयिक संबंधों को पुनः सामान्य रूप से स्थापित करेंगे। राजनयिक होते हैं बच्चों, एक दूसरे के यहाँ हर राष्ट्रों के दूतावास होते हैं, वहीं से राजनयिक संबंध निर्धारित होते हैं। ठीक, जैसे हर राष्ट्र में प्रत्येक राष्ट्र का, कुछ राष्ट्र जो जैसे भी राष्ट्र जिनके बीच राजनयिक संबंध होते हैं उनके दूतावास हर राज्यों में होते हैं और उन्हीं दूतावास के माध्यम से एक दूसरे वहाँ के दूत निश्चित होते हैं जो कि अपने राष्ट्र को संदेश भेजते हैं। जैसे हमको अगर कोई राष्ट्र जो है, कोई अगर पाकिस्तान से अगर कोई बात कहना है तो हम अपने यहाँ जो हमारे यहाँ पाकिस्तान का दूतावास होगा उसके द्वारा हम पाकिस्तान में कोई संदेश भेजेंगे। अमेरिका में कोई बात कहना चाहते हैं अमेरिका से, तो पहले अमेरिकी दूतावास जाएंगे, वहाँ हम अमेरिकी दूत के माध्यम से, अमेरिकी दूतावास के माध्यम से अमेरिका को अपना संदेश देंगे। ऐसे ही हर राष्ट्रों में प्रमुख राष्ट्रों के दूतावास
स्थित होते हैं। तो वहाँ पर क्या स्थिति थी कि उस समय जब 65 का युद्ध प्रारंभ हुआ तो दोनों एक दूसरे के दूतावास को दोनों हटा दिए थे अपने यहाँ से। अमेरिकी दूतावास और पाकिस्तानी दूतावास को भारत से निकाल दिया गया था और भारतीय दूतावास को पाकिस्तान से निकाल दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक संबंधों को पुनः सामान्य रूप से स्थापित करेंगे ताशकंद समझौते के तहत। अगला है आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध पुनः सामान्य रूप से स्थापित करेंगे। बच्चों जैसे हमने बताया ना कि दोनों के बीच में इतनी एक दूसरे के प्रति घृणा थी इस युद्ध को लेकर, इस युद्ध से, कि दोनों एक दूसरे के यहाँ जाना नहीं चाहते थे, दूतावासों को समाप्त कर दिए। व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध, जितने भी प्रकार के संबंध थे इस युद्ध काल में 1965 के युद्ध में दोनों के बीच में लगभग समाप्त हो चुका था। और अगला उन्होंने क्या कहा है कि इससे युद्धबंदियों का प्रत्यावर्तन करेंगे, अर्थात जितने युद्धबंदी भारत ने पाकिस्तान के युद्धबंदी बनाए हैं और पाकिस्तान ने भारत के युद्धबंदियों को अपने यहाँ रखा है, दोनों एक दूसरे की वापसी करेंगे। और हस्तगत संपत्ति की वापसी, जिन्होंने भारत ने जिन चीज़ों का पाकिस्तान के क्षेत्रों का, उसके सामानों का, उसका जो भी हथियारों का, जिन क्षेत्रों को उसने अपने अधिकार में किया है उन सब चीज़ों को वापस करेगा। दोनों एक दूसरे के हस्तगत सामानों को वापस करेंगे, संपत्तियों को वापस करेंगे। वापसी क्या करेंगे? वापसी पर विचार करेंगे बच्चों, क्योंकि लेन देन में सब वैसे तो होगा नहीं, कुछ टूटा होगा, कुछ फूटा होगा, कुछ नष्ट हुआ होगा, कोई कहेगा कि हमारे पास दीजिए, तो ठीक है, वही है कि दोनों को हस्तगत करने पर विचार करेंगे। और फंद के मामले पर विचार है तो आपस में मिलते रहेंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ फंदी हुई तुरंत भारतीय सेना छोड़ दी और जो अन्य समझौते हैं उसके बारे में कोई बात ही ना हो पाए। तो दोनों एक दूसरे से मिलते रहेंगे, मिलकर विचार विमर्श करते रहेंगे फंद के मामलों पर भी, और उसी बीच में कश्मीर मसले पर भी बातचीत होती रहेगी। तो कहने का मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आपस में संबंध को निपटाएंगे, बल प्रयोग नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें सोवियत नेता कोसिजिन के प्रयास से ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को संपन्न हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 1962 के युद्ध से प्राप्त राजनैतिक एवं सैनिक शिक्षाएं। बच्चों ताशकंद समझौते के बारे में हम थोड़ा सा और आपको बताना चाहेंगे कि ताशकंद समझौता जो है, जैसे कि हमने आपको 1965 के युद्ध में पढ़ाते समय ये भी बताया था कि 1965 में भारत की सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी और यही वो मौका था जिस समय कि पाकिस्तान पर दबाव डालकर कश्मीर समस्या को सुलझाने का। एक प्रकार से बच्चों जैसे होता है सौदेबाजी, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, पैसे के बदले में हम कोई सामान लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, स्थान जो भी खरीदते हैं। तो इसमें भी एक प्रकार से सौदेबाजी की नीति अपनाई जा सकती थी अगर जो है इस समझौते को नहीं माना जाता। तो इस समझौते को अगर सोवियत संघ ने नहीं कराया होता तो संभवतः ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मसला ही समाप्त हो गया होता, क्योंकि भारत के पास इस बात के लिए विकल्प था कि हम सौदेबाजी के द्वारा सीधे बोल देते कि कश्मीर को आप छोड़ दीजिए, हम आपका लाहौर छोड़ देंगे, अन्यथा अगर आपने कश्मीर को रखा हुआ है अपने पास तो लाहौर भी हमारे पास रहेगा। तो बच्चों ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं होता और वो कश्मीर समस्या 1965 में ही निपट गया होता, सॉल्व हो गया होता। चलिए फिलहाल होने को कौन टाल सकता है, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। चलिए 1965 के युद्ध से प्राप्त राजनीतिक एवं सैन्य शिक्षाएं, इसमें जो है बच्चों सोवियत संघ भारत का एक विश्वसनीय एवं भरोसेमंद मित्र साबित हुआ, क्योंकि सोवियत संघ शुरुआत से ही भारत को हथियारों की सप्लाई हर प्रकार से राजनैतिक, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सपोर्ट करता रहा है, सैनिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी और राजनैतिक दृष्टि से भी भारत का हर समय सपोर्ट उसने किया है। और इस युद्ध में ये सिद्ध हो गया कि छापामार या जनक्रांति जनता के सहयोग से सफल होती है, ना कि जनता में लूटपाट या भय उत्पन्न करके। बच्चों जो पाकिस्तान की इच्छा थी कि सर्वप्रथम वो कश्मीर में घुसकर वहाँ पर जनक्रांति को बढ़ावा देंगे, छापामार कार्रवाई करेंगे, विद्रोह कराएंगे वहाँ के लोगों को मिलाकर,
और उसके बाद जो है दुनिया को दिखाना चाहेंगे कि भारत के अत्याचारों से पीड़ित होकर कश्मीर की जनता ने विद्रोह कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि ना तो किसी कश्मीरी ने विद्रोह किया, और इन्होंने विद्रोह करने का प्रयास किया तो जो आगजनी तोड़फोड़ मचाए वो कश्मीरी जनता का मचाए, तो कश्मीरी जनता उनका साथ भला कहाँ से देती। तो इसीलिए ये कहा जाता है जन क्रांति जो है या छापामार कार्रवाई ये जनता के सहयोग से सफल होती है, ना कि जनता को लूटकर उनमें भय उत्पन्न करके उनकी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने के बाद कोई क्रांति नहीं हो सकती। और 1962 के भारत चीन युद्ध में खोई प्रतिष्ठा भारत को पुनः प्राप्त हो गई। बच्चों सबको मालूम है 1962 में भारत अपनी कुछ कमियों की वजह से चीन से पराजित हुआ था। एक प्रकार से भारत की छवि को जो धक्का पहुंचा था, इस 1965 के एक शानदार विजय ने उस प्रतिष्ठा को वापस कर दिया कि भारत किसी से कमज़ोर नहीं है। वही है कि हम लड़े सैनिक युद्ध में जो कुछ भी जीते, राजनैतिक मोर्चे पर हम लोग हार गए। और संपूर्ण युद्धों में टैंकों का विशेष महत्व उजागर हुआ। बच्चों पैटर्न टैंक जैसे पर खेमकरण के संग्राम में खास करके पैटर्न टैंकों की भूमिका 1965 के युद्ध में ही हुआ था, जिसे वीर अब्दुल हमीद ने 3 टैंकों को तोड़कर परमवीर चक्र प्राप्त किया था। तो इस युद्ध में चूँकि टैंकों का महत्व ज़्यादा इसलिए उजागर हुआ कि ज़्यादातर युद्ध में इस युद्ध में पाकिस्तान की जो ताकत थी वो अमेरिका द्वारा प्राप्त किए गए पैटर्न टैंकों के द्वारा थी। लगभग 800 टैंक जो है अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। लेकिन दुर्भाग्य था हमारे भारतीय जवान, भारतीय जांबाज जो कि अपने बलिदान, अपने शौर्य और कुशलता के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं, उन्होंने इन टैंकों की एक नहीं चलने दी और लगभग जो है सैकड़ों टैंकों को इन्होंने नष्ट कर दिया और बहुतों को अपने अधिकार में ले लिया। और इस युद्ध में ये सिद्ध हो गया कि श्रेष्ठ हथियारों की अपेक्षा कुशल नेतृत्व एवं मनोबल का अधिक महत्व होता है। बच्चों पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल इस कदर गिर गया था कि वे बहुत से टैंक चालक टैंक से उतरकर भाग खड़े हुए थे। ऐसी स्थिति में भारत के लिए टैंकों पर अधिकार करना काफ़ी आसान हो गया। और इस युद्ध ने यह सिद्ध भी कर दिया कि कुशल नेतृत्व एवं मनोबल के अभाव में शक्तिशाली एवं श्रेष्ठ हथियारों से सज्जित सेना भी पराजित हो सकती है, क्योंकि पैटर्न टैंक के अधिकांश चालक अपनी प्राण रक्षा हेतु कूदकर भाग निकले थे। ये कमी थी बच्चों पाकिस्तानी जाबाजों में, और ये गुण था कुशल नेतृत्व एवं मनोबल अधिक होना, ये जो है भारतीय सैनिकों का गुण था। इसीलिए अपने कम साधनों में भी इन्होंने अच्छे से अच्छे जो है कार्य को अंजाम दिया। नहीं तो पैटर्न टैंकों के विकल्प में हमारे पास संभवतः कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं थी। और इस युद्ध में भारतीय नौसेना ने अपना उत्तरदायित्व ढंग से निभाया और शास्त्री जी के जय जवान जय किसान ने यह प्रमाणित कर दिया कि वर्तमान सर्वव्यापी युद्ध में नागरिकों का महत्व सैनिकों से किसी भी प्रकार कम नहीं होता, या वर्तमान युद्ध राष्ट्र के प्रत्येक मोर्चे पर लड़ा जाता है। बच्चों वो कंडीशन थी जब भारत में अन्न की कमी थी, भारत को गेहूं खरीदना पड़ता था अमेरिका से। अब सोचिए उस स्थिति में अमेरिका की दबावपूर्ण नीति से बचने के लिए शास्त्री जी का ये प्रसिद्ध नारा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसे शायद बच्चा बच्चा जानता हो, जय जवान जय किसान। ये बाद में हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी में जोड़ दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो इन्होंने इस नारे के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि किसान का भी महत्व किसी भी जनता से कम, किसी भी जवान से कम नहीं है। अगर जवान हमारे सीमाओं पर युद्ध करता है अपने प्राणों की बाजी लगाकर, तो हमारा किसान भी खेतों में संपूर्ण भारत के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। बच्चों अभी आप लोग देख ही रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि शास्त्री जी ने सिद्ध कर दिया कि हमारा किसान भी किसी जवान से कम नहीं है।
और आज का युद्ध, वर्तमान युद्ध, राष्ट्र के एक मोर्चे केवल सीमाओं पर ही नहीं, प्रत्येक मोर्चे पर लड़ा जाता है, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, चाहे सैनिक मोर्चा हो, चाहे सीमा हो, चाहे राजनैतिक मोर्चा हो, हर प्रकार के मोर्चे पर युद्ध लड़ा जाता है। कहीं भी अगर एक राष्ट्र कमज़ोर पड़ा तो दूसरी व्यवस्था अपने आप कमज़ोर हो जाती है। युद्ध में अगला है, युद्ध में विजय हेतु आक्रामक कार्यवाही अनिवार्य अंग है। बच्चों ये तो युद्ध का एक सिद्धांत है कि विजय अगर प्राप्त करना है तो आक्रामक कार्रवाई जरूरी है। रही बात सुरक्षात्मक की, तो सुरक्षात्मक कार्रवाई जो होती है ये पराजय को टाल सकती है लेकिन विजय नहीं दिलवा सकती। और इस युद्ध के सभी मोर्चों पर भारतीय कमांडरों ने अपनी वीरता एवं साहस का परिचय दिया। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि दूसरे के भरोसे लंबे समय तक ना तो युद्धों को लड़ा जा सकता है और ना ही जीता जा सकता है। बच्चों इसमें पाकिस्तान को आफाफ हो गया कि हम अमेरिका के भरोसे जो है भारत को पराजित नहीं कर पाएंगे। और रही बात, इतने भी अच्छे हथियार प्राप्त कर लेंगे लेकिन कुशल नेतृत्व और मनोबल के अभाव में हमारा कोई भी हथियार भारतीय सैनिकों के सामने टिक नहीं पाएगा। जैसे अभी आपको हमने बताया, जैसे अभी देखा जाए तो 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी पैटर्न टैंक भारत के सामने बौने साबित हुए। भारत के, जबकि भारतीय सेना पाकिस्तान के मुकाबले साधन, उपकरणों एवं साधन से हीन थी। भारतीय सेना में अच्छे उपकरण ना तो थे ना ही अच्छे हथियार थे, लेकिन मनोबल, वीरता, बहादुरी की मिसाल कहे जाने वाले हमारे भारतीय सैनिक, उनको बहुत वीरता से उन्होंने निभाते हुए पैटर्न टैंकों को धराशायी कर दिया। अभी हाल में एक भारतीय वायुसेना के अधिकारी श्री अभिनंदन ने अमेरिका के लेटेस्ट विमान, जिसका पाकिस्तान ने यूज किया था, F-16, जिसे बच्चों कहा जाता है F-16, ये है अमेरिका का विमान। इसे जो है हमारे श्री अभिनंदन जी ने अपने 30 साल पुराने किस विमान से, MiG-21, जिसे उड़ता ताबूत कहा जाता था, जो कि अपनी जर्जर अवस्था में था, इसका प्रयोग करके उन्होंने F-16 को गिरा दिया था। बच्चों ये MiG-21 जो है ये सोवियत संघ का बनाया गया आज के 30-40 साल पहले पुराना विमान है और ये अमेरिका का लेटेस्ट विमान F-16 है। इसे MiG-21 से श्री अभिनंदन ने मार गिराया और स्वयं भी जीवित उतर आए, स्वयं भी जीवित बच गए। और ये अमेरिका का दुर्भाग्य था कि उसका लेटेस्ट विमान रूस के पुराने विमान से पराजित हो गया। और यही F-16 विमान, जिसके बदले में अभी भारतीय जो है क्या बोलते हैं, भारतीय राजनेता इसी F-16 विमान के बदले में राफेल की सौदेबाजी कर रहे हैं, जो कि कई मामलों में अटका हुआ है। घोटाला दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या इसमें अटका हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे जवान जो है किसी भी मामले में कम साधनों में भी अच्छा से अच्छा कार्य करने की क्षमता रखते हैं पाकिस्तान के मुकाबले। या विश्व के हमारे थल सेना विश्व की नंबर 1 की सेना कही जाती है, अपने व्यक्तिगत कौशल, मनोबल के दम पर। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसमें अब आप लोग ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में भारत पाक संघर्ष 1971। तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।